F.W. टेलर, जिनको वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है, इसके कई सिद्धांत हैं, उनमें से 4 मुख्य हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? वैज्ञानिक प्रबंध, जब टेलर ने ये विचारधारा प्रतिपादित की, उससे पूर्व जो प्रबंध होता था उसको परंपरागत प्रबंध हम कह सकते हैं। तो परंपरागत प्रबंध से वैज्ञानिक प्रबंध अलग था। वह क्यों अलग था? क्योंकि उसके कुछ सिद्धांत थे, वैज्ञानिक विधियों पद्धतियों का प्रयोग उसमें किया गया था। तो वो कौन कौन से मुख्य सिद्धांत है? पहला है कार्य के सही विज्ञान का विकास। कार्य के सही विज्ञान, कोई भी कार्य होता है उसको करने के लिए एक ऐसा तरीका होता है जो सबसे बेस्ट होता है या हो सकता है। तो संगठन में किसी भी कार्य को करने के लिए जरूरी क्या चीज होती है कि कम से कम लागत में वह कार्य संपन्न हो जाए, कम श्रम लगे, कम संसाधन लगे और नतीजा भी अच्छा आए। तो टेलर ने इसको वन बेस्ट वे या वन बेस्ट मेथड कहा है। टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य को करने का एक तरीका सबसे अच्छा होता है और वो हमें तलाश करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वन बेस्ड मेथड। संगठन में हर काम में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर काम मानक के अनुसार होता है तो हम उसमें एक बेस्ट तरीके को पहचान सकते हैं। तो कार्य करने के सही विज्ञान का विकास किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए संगठन में कि मैं तो पिछले संगठन में ऐसे ही करता था, मैं इसमें भी यही करूँगा। ऐसा नहीं। पूर्व अनुभवों के आधार पर या परंपरागत प्रबंधन के स्थान पर नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कार्य को करने के सर्वोत्तम तरीके का विकास किया जाना चाहिए। इसको वन बेस्ट मेथड, काम को करने का सर्वोत्तम तरीका। तो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जो भी श्रमिक या कार्मिक होंगे, उनका वैज्ञानिक रूप से चयन किया जाए। वैज्ञानिक रूप से चयन किया जाए प्रशिक्षण दिया जाए और उनका निरंतर या उत्तरोत्तर विकास किया जाना चाहिए। चयन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, STD। श्रमिकों या कार्मिकों का वैज्ञानिक रूप से चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना और उनका निरंतर विकास करना। इसको हम देख लेते हैं कि वैज्ञानिक रूप से चयन, प्रत्येक श्रमिक में कुछ न कुछ योग्यताएं निश्चित होती हैं, कुछ न कुछ उसमें श्रेष्ठता होती है, कोई न कोई गुण अवश्य होता है। उस गुण को पहचान कर वैज्ञानिक रूप से उसका चयन किया जाना चाहिए, उसको संगठन में लिया जाना चाहिए। तथा उसके पश्चात, चयन के पश्चात उसको मौके दिए जाएं, अवसर दिए जाएं और जब भी आवश्यकता हो प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए।
सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग से क्या होगा? स्किल डेवलप होगी। स्किल डेवलप होगी अर्थात कार्य को करने का सबसे बेस्ट तरीका वो सीख जाएगा। इसी विधि से उसका निरंतर उत्तरोत्तर विकास किया जाना चाहिए संगठन में। श्रमिकों या कार्मिकों का वैज्ञानिक रूप से चयन हो, प्रशिक्षण मिले और उनका विकास हो। यह वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा सिद्धांत है। अब तीसरा सिद्धांत तीसरे सिद्धांत में पहले और दूसरे को इनको जोड़ देना है। पहला और दूसरा, पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत, इनको आपस में जोड़ देना है। अर्थात कार्य का सही विज्ञान हमारे पास है, कार्य का विज्ञान तथा श्रमिक, कार्य के सही विज्ञान को और सही रूप से प्रशिक्षित, चयनित और उन कार्मिकों को एक साथ लाना है। तीसरा जो कार्य बताया है वह है 1 और 2 जो कार्य हैं उनका योग। अर्थात एक में क्या था? कार्य का विज्ञान, कार्य के विज्ञान तथा 2 नंबर में वैज्ञानिक रूप से जो चयनित एवं प्रशिक्षित कार्मिक हैं उनको साथ लाना है। विज्ञान और कार्मिकों को साथ लाना है तीसरे में। तो इससे क्या होगा? वैज्ञानिक प्रबंध से क्या होगा? वैज्ञानिक प्रबंध से कार्य जल्दी होगा। कार्य जल्दी होगा तो समय बचेगा। अगर कार्य जल्दी हो रहा है तो समय बचेगा, श्रम बचेगा। कार्य अगर जल्दी हो रहा है वैज्ञानिक प्रबंध से तो समय बचेगा और श्रम बचेगा, और इस समय और श्रम जो बचा हुआ है इसका उपयोग कार्मिक किस में कर सकते हैं? शिक्षा, मनोरंजन और विकास में। अगर कार्मिक के पास समय होगा, कुछ श्रम भी बचेगा तो उसमें एनर्जी रहेगी, समय होगा तो उसको अवसर मिलेंगे शिक्षा के, मनोरंजन के और विकास के। तो इस मामले में टेलर की ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि उस जमाने में भी उन्होंने कार्मिकों के बारे में उनका चिंतन बड़ा ही सार्थक था। अब वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर मानते हैं कि 2 पक्ष होते हैं, एक जिनको हम मालिक कह सकते हैं या प्रबंध कह सकते हैं, दूसरा श्रमिक या कार्मिक। तो इन दोनों में जो दूरी होती है, एक गैप होता है, प्रबंध या मालिकों तथा श्रमिकों में एक गैप होता है। ये गैप क्यों आता है? ये अंतर क्यों आता है? तो टेलर कहते हैं यह अंतर श्रमिकों की भागीदारी नहीं होने के कारण आता है। श्रमिकों की भागीदारी नहीं होने के कारण आता है। पार्टिसिपेशन की कमी से आता है। पार्टिसिपेशन अगर होगा तो यह अंतर नहीं आएगा, और इसके लिए टेलर मानसिक क्रांति का सुझाव भी देते हैं। मानसिक क्रांति का सुझाव अर्थात मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन से क्या होगा? प्रबंध को भी फायदा होगा, कार्मिकों को भी फायदा होगा। तो ये जो भागीदारी है, यह जिम्मेदारी किसकी है कि श्रमिकों की या कार्मिकों की भागीदारी प्रबंध में अधिक बढ़े। यह जिम्मेदारी प्रबंध की है या प्रबंधकों की है कि संगठन में श्रमिकों की भी भागीदारी हो। तो ये तीसरा सिद्धांत था वैज्ञानिक
प्रबंध का अब देखते हैं चौथा सिद्धांत। चौथे सिद्धांत में टेलर ने ये कहा है कि सही रूप से कार्य करने के लिए संगठन में चौथा सिद्धांत श्रमिकों तथा प्रबंधकों के मध्य कार्य एवं उत्तरदायित्व का विभाजन टेलर ने श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों के कार्य बांटे हैं, दोनों को अलग अलग कार्य करने चाहिए। उनके उत्तरदायित्व में भी उन्होंने विभाजन का सिद्धांत बताया, अर्थात टेलर यहां पर सहकारिता को महत्व देते हैं। सहकारिता का मतलब होता है सहयोग की नीति से काम करना, मिलजुल कर काम करना। अगर सहकारिता होगी तो संघर्ष नहीं होगा, और अगर संघर्ष नहीं होगा तो क्या होगा, आउटपुट अच्छा आएगा, अर्थात रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। तो श्रमिकों तथा प्रबंधकों के मध्य कार्य एवं उत्तरदायित्व का विभाजन है वो नहीं होगा। परंपरागत प्रबंधन में क्या होता था कि कार्य सारे श्रमिक को करने होते हैं, उत्तरदायित्व गलत कार्यों का श्रमिक पर ही होता था, सारी जिम्मेदारी उन पर लाद दी जाती थी। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंधन में ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंधन में इसके सिद्धांत के अनुसार कार्य श्रमिकों तथा प्रबंधकों में दोनों में स्पष्ट उत्तरदायित्व का विभाजन पाया जाता है। तो ये वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। इन चारों सिद्धांतों के जो निचोड़ है या जो सार है इन चारों सिद्धांतों का, वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 प्रमुख सिद्धांतों का जो निचोड़ या सार है, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।